नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ईरान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? देखो, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में आ रही हैं कि ईरान में एक तरफ का पक्ष ये है कि अमेरिका और इजराइल मिलके खेल कर रहे हैं, दूसरा पक्ष ये है कि ईरान में लोगों के अंदर ज़बरदस्त असंतोष है और बहुत सारा सूचनाएं तमाम तरह की हमको मिल रही हैं, बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, अलग-अलग तस्वीरों की अपनी कहानी है। और खबर जो आ रही है, जो पश्चिमी मीडिया से आ रही है कि 45 से 65 के बीच लोग मर गए इन प्रदर्शनों में, वहाँ की फौज ने उनको मार दिया है। अब ये है हमारे पास जो खबरें, उसके आधार पे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आ रही हैं वगैरह वगैरह। ये खबरें वेस्टर्न मीडिया के नज़रिए से हैं और अगर हम ईरान के नज़रिए से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ का जो मीडिया दूसरे लोग दे रहे हैं, वो जानना भी ज़रूरी है, तो उसको भी समझ लेते हैं। हम विश्लेषण पे बाद में आएंगे। वहाँ पे ईरान के 9 जनवरी को शांति रैलियां हुई जिनमें लोगों ने बाहरी समर्थित दंगों की निंदा की। यानी वहाँ पर सिर्फ सरकार के खिलाफ काम नहीं हो रहा है, शांति रैलियां भी हो रही हैं और उन लोगों का कहना ये है कि ये जो दंगे हो रहे हैं और ये जो आगजनी हो रही है, मस्जिदों में आग लगाने की कई तस्वीरें आई हैं और उसके सामने फौज सेलिब्रेट कर रही है। तमाम इस तरह की वहाँ की सूचनाएं हैं, तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों के आधार पर ये माना जा रहा है कि वहाँ पर भीड़ काबू से बाहर हो गई है और अगर राष्ट्रवाद की भाषा में देखें तो वो एंटी नेशनल हो गई है। तो ये जो शांति रैलियां हो रही हैं, ये वहाँ पर जो लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं उनके खिलाफ है, ये रिपोर्ट कह रही है। और ये कह रही है कि आंतरिक अशांति के लिए अमेरिका और इजराइल उत्तरदायी हैं, ना कि आम लोग। और ये भी कहा गया है कि सबके पीछे विपक्षी शक्तियां हैं। ईरान अपनी सुरक्षा स्वतंत्रता को बनाए रखेगा और किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को जवाब देने लायक नहीं छोड़ेगा। और जो विदेश मंत्री ईरान के, उन्होंने ये कहा है कि ईरान की सैन्य हस्तक्षेप यहाँ संभव नहीं है क्योंकि एक साझा प्रयास होगा, खतरनाक प्रयास होगा। और ये भी कहा गया है यूएस मूल रूप से ये राजनीतिक दखलंदाजी दे रहा है। और ईरान रक्षा परिषद का बयान आया है कि स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता पर खतरे जो भी आ रहे हैं उनका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। कुल मिला के सीधी सी कहानी ये है, एक पक्ष कह रहा है कि ये कहानी दूसरी है और दूसरा पक्ष कह रहा है कहानी दूसरी है। लेकिन असली कहानी क्या है? पहले कुछ तस्वीरें देखते हैं, उन तस्वीरों के जरिए हम फिर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये सचमुच जो आंदोलन हो रहा है वो किस दिशा में जा रहा है और उसके ऊपर क्या छाप दिख रही है। सबसे पहले तो वो एक सिंबॉलिक और सबसे ज़्यादा जिसको सर्कुलेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो एक तस्वीर है। उसमें एक लड़की है, वेस्टर्न अटायर में है और बेपर्दा है। मतलब ईरान में पर्दे की को लेकर थोड़ा सा वहाँ की सरकार संवेदनशील है। उसको तोड़ते हुए अली खमेनेई जो वहाँ के नेता हैं, उनका पोस्टर फोटो हाथ में लेके उसको आग लगाई गई है और उससे वो सिगरेट जला रही है। यानी ये एक तरह से जो महिला सशक्तिकरण और उसकी स्वतंत्रता और सत्ता को चुनौती देता फेमिनिज्म, उसको सिंबलाइज करती है। यानी ये बताने की कोशिश है, इसके जरिए एक संदेश है कि वहाँ पर लोग सीधे सत्ता को, रिजीम को और जिस तरह का वहाँ तंत्र चल रहा है जो इस्लामिक शील को प्रधानता देता है, उसको वहाँ के लोग चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को लेकर एक बड़ा विवाद है और वो विवाद ये माना जा रहा है कि ये तस्वीर एक ही स्टाइल की, एक ही तरह की कई लड़कियां इस तरह की फोटो खिंचवा रही हैं, एक तस्वीर नहीं है। तो एक ही तरह के स्टाइल में कई 4, 5, 6 तस्वीरें आ जाना, ये ऐसा लगता है कि जैसे एक ही तरीके की कैंपेन चल रहा है, एक खास कमांड है जिसके तहत इस तरह से फोटो खिंचवा के डालना है। तो वो फोटो जब आ रही हैं तो उसमें बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि ये तस्वीर तो ईरान की नहीं है, ये फोटो तो कहीं और से आई है। एक पोस्टर भी चल रहा है मेगा, जैसे मागा अमेरिका में वैसे ही मेगा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अब ईरान पहले कैसा ग्रेट था इस पे जाएंगे। बाकायदा झंडा भी बन गया है पर्शियन रिवॉल्यूशन 2026 के नाम से। अभी 4 दिन पुराना आंदोलन है, 28 तारीख को शुरू हुआ है, 10-15 दिन समझ लीजिए। झंडा वंडा सब कुछ बन गया है, इसके हैशटैग बन गए हैं, इसका एकदम टूल किट है सिंक्रोनाइज्ड, क्या करना है क्या नहीं करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं इसमें और वो बोल रहे हैं कि अगर लोगों को वहां की सेना ने, पुलिस ने अगर मारा तो अमेरिका करेगा हस्तक्षेप। इसके साथ साथ अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें जो प्रदर्शनकारी हैं उनका काम करने का तरीका एक ही है और ये वेस्टर्न मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। कैसे? जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, छोटे छोटे जत्थों में लोग आते हैं, अचानक एक जगह इकट्ठे होते हैं और तेजी से वो प्रदर्शन शुरू हो जाता है, भीड़ बड़ी इकट्ठी हो जाती है और तितिर बितिर हो जाती है।
और ये अपने आप में एक ऐसा मोडस ऑपरेंडी है जिसको कई जगह देखा गया। जैसे हांगकांग के जो आंदोलनकारी थे, मैं उनके बारे में कई बार आपको बता चुका हूं, चीन की सरकार के खिलाफ एग्जैक्टली यही पैटर्न अपना रहे थे। तो पैटर्न कहाँ का कैसा कैसा अपनाया जा रहा है ये भी अपने वीडियो में है। तो ये एक चीजें दिख रही हैं, मस्जिद जलाई जा रही है, आगजनी हो रही है, इसकी तस्वीरें हैं। और ये सब जो आ रहा है ये पश्चिमी मीडिया से आ रहा है, यानी कि ये रिपोर्टिंग हो रही है सीधी बाहर से, अमेरिका के इन्फ्लुएंस वाले लोगों से, जो हमारे सामने है। मस्जिद जलाने वाली जो तस्वीरें आ रही हैं वो नैरेटिव वेस्ट का नहीं लगता है, वो इजराइल से लगता है। अब हुआ ये है कि वहाँ पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। एक कदम ये उठाया है उन्होंने कि वहाँ पर एक प्रॉपर इंटरनेट बंद कर दिया है कि ये लोग आपस में कम्युनिकेट करके अचानक इकट्ठे हो जाते हैं और अपने चीज़ों को अंजाम देते हैं ताकि ना दे सकें। लाइट बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया जाता है ताकि रात को ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी, माफ़ कीजिएगा, आतंकवादी सरकार कह रही है वैसे उनको, आंदोलनकारी सड़कों पर इकट्ठे ना हो पाए और आंदोलन को किसी तरह से कमज़ोर किया जा सके। आंदोलन को फटीग देने की कोशिश भी की जा रही है कि इसको थोड़ी देर ढीला छोड़ा जाए ताकि लोग थक के बैठ जाएं। इसके साथ एक चीज़ और की गई है, ईरान का जो आसमान है उसको उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई हरकत करने के लिए अगर अमेरिका अपना विमान लेके आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, तो उसको हम गिरा सकें। तो इस तरह के जो इंतज़ाम इन्होंने किए हैं ये एक संकेत देने वाले इंतज़ाम हैं कि ईरान में सरकार ने उसको कंट्रोल करने का इंतज़ाम किया है। और क्या किया ये आप समझिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जो वेस्टर्न मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स में वीडियो भी हैं, बढ़िया हाई रिजोल्यूशन के वीडियो हैं, यानी वो बगैर इंटरनेट के कैसे भेजे जा रहे हैं ईरान से, कैसे भेजे जा सकते हैं, और वो जा रहे हैं। तो उसकी वजह ये बताई जा रही है, अमेरिका के इलॉन मस्क ने ईरान में उसकी जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है उसको खुला छोड़ दिया है और वो वहाँ पर उसकी जो 30-40 हज़ार मशीनें क्या, जो सैटेलाइट का कनेक्शन देने वाले जो होते हैं उनके, जो भी समझ ले सेट टॉप बॉक्स टाइप का, वो गैर कानूनी तरीके से ईरान में पहुंचा दिए गए हैं। ईरान में बाकायदा एलॉन मस्क के स्टारलिंक के इस्तेमाल पर रोक है। अब जैसे भारत में सरकार ने अभी उनको लाइसेंस दिया है, अगर लाइसेंस नहीं दिया होता और यहाँ पे हम लोग ला के उसको इस्तेमाल कर रहे होते तो अभी इस केस में आप समझिए कि एलन मस्क का ये जो सैटेलाइट नेटवर्क है ये तो बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं, सरकार के नियंत्रण से बाहर कर देगा चीज़ों को, और ये ईरान में हो रहा है। तो ये वहाँ कैसे पहुँचे, और ये सेट वहाँ पहुँचने के बाद इनके ज़रिए इतनी सारी जानकारियाँ ऊपर कैसे जा रही हैं, ये अपने आप में संदेह पैदा करता है कि ये जो आंदोलनकारी हैं, अगर ये स्वतः स्फूर्त गुस्सा आ गया, मुद्रास्फीति बढ़ने से लोग सड़कों पे आ गए, सिर्फ वहीं तक सीमित था, तो ये इतना ऑर्गेनाइज कैसे है, इतना साइंटिफिकली ऑर्केस्ट्रेटेड कैसे है, कैसे लोग अचानक निकल के सड़क पे आ जाते हैं, कैसे उनके बीच में इतनी ज़्यादा महीन टाइप की प्लानिंग आ गई। ये तो बाजारियों का एक आंदोलन था, यानी व्यापारियों का, और ये आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी चला गया था। उन सब के बीच में चीज़ें कहाँ से आ गई, इनको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस आंदोलन में सिर्फ आंदोलनकारी ही नहीं है, उनका गुस्सा ही नहीं है, एक पैरेलल रिजीम का सिंबोलिज्म भी है। मतलब जैसे मैं बताया, मेक अमेरिका मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो जब ये झंडा लगाया गया है तो इस झंडे के साथ में बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। मीडिया के जानकार कहते हैं कि वहाँ जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में ऑप्टिक्स का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है, बाकायदा इस तरह से किया जा रहा है कि इसके विजुअल पूरी दुनिया में बार बार देखे जाएं। और उसी में से एक ये प्रतीकात्मक विजुअल है कि सिगरेट जला के वहाँ के सुप्रीम लीडर की का फोटो जला के उससे लड़की सिगरेट जला रही है। तो ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग एक एक्सटेम्पर प्रोटेस्ट में नहीं होती है। हमारे यहाँ पे हुआ था किसानों का प्रदर्शन, कितने लंबे समय तक आंदोलन चला, लेकिन वो एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, उसमें कहीं पे भी कोई उस तरह की प्लानिंग नहीं देखी। वो लोग आए, दिल्ली आए, नहीं घुसने दिया तो बैठ गए, और कहीं थोड़ा बहुत हुआ भी तो देखा आपने कि लाल किले पे जाके बवाल हो गया। पर यह नहीं हुआ कि गोलियां चली हों और लोग कहीं मर गए हों और एक साथ पूरे देश में तबाही हो गई हो। आंदोलन करते रहे किसान, लेकिन वहाँ पे ये ऑर्केस्ट्रेटेड दिख रहा है। तो इसको और चीज़ें समझते हैं। जो मेक ईरान ग्रेट अगेन का पोस्टर आया उसमें ट्रंप के साथ बाकायदा वहाँ के जो पुराने राजा थे उनके वंशज रज़ा पहलवी, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। रज़ा पहलवी ट्वीट कर करके ट्रंप की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं ट्रंप आप बहुत महान हो
और आप जो है यहाँ पर ये तानाशाही शासन को उखाड़ सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। हम सब लोग जिनको ज़्यादा ईरान के बारे में नहीं पता है, हमारे दिमाग में ये लगता है कि जो शाह की सरकार थी, जिसको उखाड़ फेंका इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने 1989 में, वो बड़ी अच्छी सरकार रही होगी, सेकुलर सरकार रही होगी, और उस पूरी सरकार के कारण, स्वतंत्र सरकार के कारण एक लोकतांत्रिक सरकार रही होगी, जो भी है। पर जो सच्चाई है उसकी वो थोड़ी कड़वी है, ज़मीनी सच्चाई। 53 में वहाँ पर मोहम्मद मोसद्देक चुने हुए राष्ट्रपति थे, ईरान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। स्टोरी देखिएगा, वेनेजुएला में यही हुआ, उन्होंने भी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद में अमेरिका का CIA और यूके का MI6 ऑपरेशन अजेक्स के जरिए बाकायदा उसके पीछे पड़ गया और उस आदमी की सरकार उखाड़ के फेंक दी, जैसे कि मादुरो को उठा के ले गए। राष्ट्रीयकरण शावेज ने किया था, शावेज का उत्तराधिकारी मादुरो था। उत्तराधिकारी मतलब चुनाव जीत के उत्तराधिकारी। खैर, और वहाँ पर अमेरिका ने अपने संरक्षण में शाह को बिठा दिया और उसकी जो खुफिया एजेंसी थी शबाक, उसको CIA और मोसाद ने बाकायदा ट्रेनिंग दी। यानी वो आदमी जो था, जिसका ये रजा पहलवी बैठा हुआ है बेटा, ये उस खानदान का आदमी है जिस खानदान ने ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री को उखाड़ के CIA और मोसाद की सरकार वहाँ पर बनवाई और उनका पिट्ठू बन गया। वो आदमी ठीक है सेकुलर था, लेकिन ईरान एक गुलाम देश था, दूसरों के इशारे पे चलता था, नीतियाँ विदेशों से संचालित होती थीं। इसमें मैं कुछ और ज़्यादा कहूँगा तो कहीं और बात चली जाएगी, चली गई है, आप समझ गए। इसी तरह वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पश्चिम चाहता था, अमेरिका चाहता था कि लोग उन्हीं के तरह के लाइफस्टाइल में डूबते चले जाएं। जैसे हमारे देश में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो हमारी सभ्यता को छोड़ चुकी हैं। जैसे ठीक है, जो ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी जो सभ्यता होती है दूसरों पे लागू हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे टाई ईसाइयत की निशानी है, क्रूज़ गले में लटकाना है। खैर, तो शाह का जो तरीका था काम करने का वो पश्चिमी लाइफस्टाइल वाला था। उसने एक वाइट रेवोल्यूशन लेके आया और ग्रामीण और धार्मिक समाज को पिछड़ा बताया। ईरान के मस्जिदों, मदरसों और उलेमा की सामाजिक भूमिका को कमज़ोर किया। यहाँ तक तो ठीक है, और ये उसके दौर में जो आर्थिक लाभ था बहुत सीमित रहा, और इसीलिए जो बाज़ार था, मतलब गांव के दुकानदार वगैरह थे, वो सारे लोग उससे बहुत नाराज़ थे। ये आदमी लेकिन बहुत खतरनाक आदमी था और ये तानाशाह था। इसने लोकतंत्र को वहाँ पनपने नहीं दिया। राजनीतिक पार्टियां वहाँ पर प्रतिबंधित थीं, यूनियन कुचल दी गई थी और मीडिया पूरी तरह कंट्रोल था। तो ऐसे में अगर इसको उखाड़ना है तो एक ही रास्ता बचता था, धार्मिक रास्ता। कैसे? क्योंकि जब आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी विपक्षी पार्टी नहीं होगी, विपक्ष को ख़त्म कर दोगे, तो आपके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कौन इकट्ठा होगा? मीडिया को आपने कंट्रोल कर दिया, तो जो लोकतंत्र के हालात आप देख रहे हैं उसमें अगर सारी संस्थाएं कमज़ोर हो जाएंगी तो तानाशाही को उखाड़ने के लिए लोग कैसे संगठित होंगे? तो ऐसे में सिर्फ धार्मिक संस्थाएं थीं, यानी जहां संगठित हो सकते थे, और वो थी मस्जिदें और धार्मिक नेटवर्क। उसके ज़रिए लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। तो ये इस्लामिक क्रांति बन गई, जन असंतोष की क्रांति थी। दरअसल ये क्रांति किसी इस्लामिक शरिया लॉ को लागू करने के लिए नहीं की गई थी। इस गुस्से को आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी, जिनको हम आयतुल्लाह खोमेनी के नाम से ज़्यादा बोलते हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और इसके ज़रिए एक बड़ी क्रांति हुई। इस क्रांति को धार्मिक क्रांति के तौर पे वेस्ट बदनाम करता रहा। हमारे 1857 की क्रांति को अगर आप देखोगे तो वो भी लोगों के गुस्से से शुरू हुई थी, वो भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ थी। वहाँ पर भी धार्मिकता एक सूत्र बनी। चर्बी वाले कैप्सूल वगैरह, उन्होंने बाकायदा इसको हिंदू मुस्लिम एकता और ये सब को तोड़ के और ये मान के कि भाई ये लोग तो चर्बी वाले कैप्सूल वगैरह, यानी ये धार्मिक क्रांति है। खैर, ये सब चलता रहा और वो थी एक एंटी कॉलोनियल रिवोल्ट, यानी गुलाम जो मानसिकता थी उपनिवेशवादी, उसके खिलाफ क्रांति। खैर, 1979 में शाह चला गया, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया, और अब ये जो पहलवी है ये उनका वंशज है
दोबारा से उसी CIA, दोबारा से उसी मोसाद और दोबारा से उसी अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है कि वापस इस तेल वाले मजबूत किले में घुसा जाए। तो जब ये वहाँ के स्थानीय व्यापारियों का विरोध शुरू हुआ, तो उस शुरू होने के बाद में, ये मेरा एनालिसिस है, इन्होंने इसका फ़ायदा उठा के अपनी जासूसी एजेंसियाँ, अपना पूरा नेटवर्क उसको इंजेक्ट कर दिया और वहाँ पर उस गुस्से को डाइवर्ट कर दिया पहलवी को दोबारा से लाने वाले एक नैरेटिव के साथ में, जो नैरेटिव अमेरिका की गुलाम सरकार को स्थापित करने का काम करता था। वहाँ के आंदोलनकारियों को अमेरिका से बैठ के ट्रंप, बाहर से बैठ के पहलवी और दूसरे लोग लगातार हवा दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। और पहलवी ने यहाँ तक अपील की कि आप लोग सेंट्रल इलाके में जा के अलग अलग जगहों पे कब्जा कर लो। CIA पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली में जब इमरजेंसी लगने वाली थी तो रामलीला मैदान से हमारे देश के एक महान नेता ने, जयप्रकाश नारायण, उन्होंने ये अपील की थी पुलिस से और मिलिट्री से कि सरकार के आदेश अगर आपको गलत लगते हैं तो मत मानना। तो यहाँ जो है इस तरह का सिलसिला लगातार चला आ रहा है। लेकिन अगर आप पुराने बैकग्राउंड पे जाएं तो आपको लगेगा कि ये पूरा खेल दूसरा है। और इस खेल में अब हम उन फैक्टर को देखना चाहते हैं जो और साफ करेंगे कि ये कहानी ईरान की अंदर की कहानी नहीं है, ये बाहर से संचालित की जा रही है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वारफेयर देख रहे हैं आप, CNN, BBC, पर्शियन इंटरनेशनल, ईरान इंटरनेशनल वगैरह एक तानाशाह बनाम जनता का एक नैरेटिव चला रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि तानाशाह के खिलाफ जनता खड़ी हुई है और ये स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग नहीं है बल्कि एक ऑर्केस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग है। ये सारा वेस्ट का जो प्रॉपर बुद्धिजीवी है वहाँ के, उनका एनालिसिस है। इंटरनेट शटडाउन है, उसके बावजूद एक प्लान भी तैयार है। वो प्लान भी अचानक क्रांति वाले पैदा नहीं कर सकते कि इंटरनेट शटडाउन होगा तो कैसे आपस में आंदोलनकारियों को निर्देश दिए जाएंगे, कैसे बाहर का कंटेंट बाहर जाएगा, कैसे सारे प्रदर्शन इस तरह के करवाए जाएंगे कि उनको बहुत अच्छी तरह से मीडिया पे लोग देखें, यानी ऑप्टिक्स बनाए जाएंगे और उसको वहाँ से बाहर भेजा जाएगा बगैर इंटरनेट के। तो ये चीज़ बार बार बताती है कि इसके पीछे विदेशी हाथ है। ये मामला अचानक से खड़े हुए, गुस्से से खड़े हुए लोगों के आंदोलन का मामला नहीं है। निर्वासित विपक्षी नेतृत्व अचानक एक्टिव हो गया, जैसे मैंने बताया कि ट्वीट्स, वॉशिंगटन विजिट, तमाम सारी चीजें पूरे वेस्ट के नेताओं से मिल रहा है। वो यूरोपियन यूनियन से अपील कर रहा है, पहलवी कह रहा है कि भाई हमारे एकदम से अचानक वो बन के आ गया, उसको दुनिया पूरे सारे के सारे गोरे जो है उसको सपोर्ट करने लगे हैं। और ये एक अपने आप में कहानी बताती है। अगर आप पुराने मामले में, इराक में यही हुआ था, अहमद चलवी के मामले में, लीबिया वेनेजुएला में भी ग्वाइडो के मामले में हुआ था, अलग अलग जगहों पर होता रहता है। अभी देख लीजिए कि जब वेनेजुएला में उसको उठा के ले गए हैं अपहरण करके, उससे कुछ समय पहले ही वहाँ पे जो मैडम थी विदेशों के लिए काम करने वाली, अमेरिका समर्थक, उसको नोबेल प्राइज मिला था। नोट कर लीजिए। अमेरिकी नेताओं को बाकायदा कंडीशनल धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं, अगर प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा तो हम कार्रवाई करेंगे। ट्रंप का बयान आ रहा है, भाई हम भी कश्मीर में ही करते, हमने तो लंबे समय तक कर्फ्यू लगा के रखा। ये गुस्सा हमारे लोग कर सकते थे कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो, हम विरोध कर सकते थे। लेकिन ट्रंप बोलेगा कि अगर आप कश्मीर में आपने 4 दिन कर्फ्यू और लगाया या इंटरनेट बंद और किया या 2 लोगों पर गोली चलाई तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये तो अस्वीकार्य है। और इसका मतलब ये है कि वहाँ जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको ये बार बार संदेश दिया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लगे रहो, तुम करो, आग लगाओ, हम पीछे खड़े हुए हैं। तो ये तभी होता है जब कोई आंदोलन कहीं से समर्पित हो। और ये एक धमकी भी है। जो वहाँ के सुरक्षा बल हैं, जो वहाँ की सरकार है, उसको बार बार डराया जा रहा है कि देखो अमेरिका है, ऐसा ना हो बाद में लेने के देने पड़ जाए, तो सोच समझ के हाथ डालो भाई। तो एक सिस्टम में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो ये भी एक चीज़ है, जब सब कुछ बंद कर दिया, उड़ान बंद कर दी, सब कुछ कर दिया। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो पहले से चला आ रहा है, अमेरिका ने हर जगह किया। सबसे पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, ईरान पे भी लगाए, वेनेजुएला पे भी लगाए थे। एक पूरी कहानी है और मोसाद उसमें लग जाती है और बहुत सारे लोग। और जब ईरान में प्रदर्शन होते हैं तो लंदन में, पेरिस में, टोरंटो में, लॉस एंजल्स में पूरे इको सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यानी पूरी दुनिया के जो देश यहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके नागरिकों को भी तो ये कहलाना है और उनके दिमाग में बिठाना है कि नहीं ये सही कर रही है हमारी सरकार वहाँ पे जो कर रही है। अमेरिका के लोगों को भी समझाना पड़ेगा ना कि भाई ईरान में हस्तक्षेप करके नहीं, ट्रंप साहब बहुत सही कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हो, वो बहुत बदमाश हैं, तो कैसे समझाओगे।
उनके समर्थन में यहाँ प्रदर्शन करके ये सब चीज़ें भीड़ को नायक, सुरक्षा बलों को राक्षस दिखाने वाली की जा रही हैं। अब हम इसको देखें, ट्रिगर इवेंट था, इसमें कोई शक नहीं है, अंदरूनी गुस्सा था, लेकिन अब टेक ओवर हो चुका है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा। जॉर्जिया, रोज रिवॉल्यूशन हुआ बाकायदा, अचानक छात्रों की भीड़, संसद का घेराव, गुलाब प्रतीक भी आते हैं ऐसे आंदोलन तुरंत बाहर से, और मीडिया फ्रेंडली प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन सारे के सारे यहाँ पे भी मीडिया फ्रेंडली हैं। और आखिर में कॉकस एरिया में नाटो की एंट्री हो गई, रूस को अलग थलग करने की कोशिश। यूक्रेन में 2004 में और फिर 2013 में समान रंग झंडे और उसी तरह से खास जगहों पर शहर के प्रमुख चौराहों पे केंद्रित कैंप, सोशल मीडिया कोरियोग्राफी, विक्टोरिया न्यूलैंड का सार्वजनिक समर्थन, उन्होंने बाकायदा इनको समर्थन दिया, $5 बिलियन दिए, डेमोक्रेटिक प्रमोशन कहा, खुले में भाषण हुए और एक रूस समर्थित सरकार कह के नाटो ने वहाँ पे अपना आदमी जेलेंस्की बिठा दिया। ईरान में मैं आपको पूरी कहानी बता चुका हूँ। सर्बिया में 2000 में भी यही हुआ, वहाँ पे भी ऑटपोर मूवमेंट हुआ, युवा की अगुवाई हुई, फर्स्ट सिंबल आया, सेम बाकायदा CIA वगैरह ने वहाँ प्रशिक्षण दिया, चुनावी नैरेटिव हुआ, मीडिया सपोर्ट आया, इसी तरह से सेम। और नेटो ने वहाँ बम्बिंग कर दी और मिलोसेविच से बदला ले लिया। लीबिया 2011, जनता बनाम तानाशाह, नो फ्लाई जोन नैरेटिव, यहाँ पे भी नो फ्लाई जोन हो गया है। और उसके बाद नाटो ने सैन्य हस्तक्षेप किया, UN ने कवर किया, असद का पतन हो गया सीरिया में। इसी तरह गद्दाफी ने डॉलर के विकल्प की बात की 2011 में, उनको उड़ा दिया गया, जनता बनाम तानाशाह, सेम नैरेटिव जो ईरान में आ रहा है। युद्ध को नैरेटिव हथियार बनाया गया फिर से, और किसी तरह से सैन्य मैन्य करके वहां पर हुआ, और इस समय भी आप ईरान में देख रहे हैं। यानी एक जो पैटर्न है वो ये है कि पहले आर्थिक सामाजिक बदलाव की बात होती है, नेतृत्वहीन दिखने वाला दिशा नियंत्रित आंदोलन होता है। यानी दिखता तो है कि इसका कोई नेता नहीं है, लेकिन उसकी दिशा तय होती है, इसको क्या करना है, कहाँ जाना है, किसको उखाड़ना है, किसको फेंकना है। एक जैसी विजुअल भाषा, ब्रांडेड प्रोटेस्ट, MIGA, बाकायदा एक चेहरा आंदोलन का लाके बाहर से प्लांट कर दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तुरंत एक्टिव हो जाता है, अमेरिकी नेता धमकी देने लगते हैं। सारे केसेस में हुआ है, निर्वासित विपक्ष को एक वैध विकल्प बता दिया जाता है सबको। बांग्लादेश में देख लो आप, जितने रिजीम चेंज हुए हैं आपके आसपास, जहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, अमेरिका ने एक ही तरीका अपनाया है। इसके बाद में आप आ जाइए, राज्य की प्रतिक्रिया को दमन के रूप में फ्रेम करना, जब राज्य उस पर कुछ करे, कंट्रोल करने की कोशिश करे सरकार, उसको दमन बताना, और आखिर में एक ही लक्ष्य, सत्ता परिवर्तन। तो यहाँ पर ईरान में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं से आपको एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि ये ऐसा अचानक सड़क पर निकलने से नहीं हो रहा है साहब। लोगों का गुस्सा, और गुस्सा पैदा किया आर्थिक प्रतिबंध से, आर्थिक बंदिशों से, एक देश को घोंट दिया गया। उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से जब वो लोगों के अंदर असंतोष आया, तो उस असंतोष का फ़ायदा उठाकर लोगों को अपने जो है एक्टिव कर दिया गया, अपने इकोसिस्टम को, और अब सरकार को चुनौती दी जा रही है। लेकिन जिस तरह से वहाँ का विजुअल आ रहा है, वहाँ की इंफॉर्मेशन आ रही है, वो कहती है कि अभी आसान नहीं है ईरान की सरकार को बदलना। और जो सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से जो सैनिक वहाँ मारे गए प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत में, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग गए। इन प्रदर्शनों से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं सरकार के समर्थन में, जो पश्चिमी मीडिया नहीं दिखा रहा है। मस्जिदों में जो आग लगी है उसको भी वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से ये कर रहा है कि भाई आपको गुस्सा है सरकार से, मस्जिदों क्यों जला रहे हो, खामेनी को आप जो है लगातार टारगेट कर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पर दिख रही हैं उसमें आप देखोगे कि किस तरह से। और मैंने बताया था कि ईरान में कोई एक व्यक्ति का निजाम नहीं है, एक को हटा दोगे तो भी व्यवस्था है, कई समानांतर व्यवस्था हैं जैसे वेनेजुएला में थी, इसलिए वहाँ पे सरकार गिराना आसान भी नहीं होगा। ये जो कुछ हो रहा है ये तब तक हो रहा है जब तक इसको मीडिया में हाईलाइट किया जा रहा है, जब तक ये ट्विटर पे चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। कुछ दिन बाद जैसे ही दूसरी जगह कोई बड़ा इशू आएगा, ये मामला टाई फिस हो जाएगा। इसलिए ये मान के चलना कि रिवॉल्यूशन हो रही है 2026 की, और ये बदल जाएगा, और बदलने के बाद जो आएगा वो तो और भी खतरनाक होगा। यानी फिर से अमेरिका की गुलामी का रिजीम आ जाएगा। वेनेजुएला के बाद में ईरान का तेल भी अमेरिका का, सऊदी अरब का है, यानी दुनिया के 3 टॉप के जो तेल उत्पादक हैं वो अमेरिका की जेब में होंगे। तो निश्चित तौर पे ये सारी की सारी लड़ाई ट्रंप की जो है वो ये लड़ाई है। लेकिन ईरान भी तैयार है, उसने अपने आसमान पे उड़ानों पे प्रतिबंध लगा दिया है।
अगर ट्रंप दोबारा से कोई बम सम गिराने वाली हरकत करता है तो अभी तक उसने केवल इनके एक बेस पे बम गिरा के एक संकेत दिया था कि हम किसी से कम नहीं। इजराइल को उसने रुला दिया था पिछली लड़ाई में, और अब उस चूंकि सीधे अगर अमेरिका से होगा तो सीधे जवाब देगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, अमेरिका आत्मघाती कदम उठा रहा है। क्योंकि रूस का जहाज पकड़ने के बाद अब वहाँ पर रूस चीन सब मिल के उसी जगह पे, उसी इलाके में आर्कटिक के सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका के बगल में। और इधर से ईरान आग दिखा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका अगर ज़्यादा उलझा और रूस, चीन, उत्तर कोरिया सब लोगों ने अगर खोल दिए घोड़े, तो अमेरिका नष्ट भले ही ना हो, जर्जर जरूर हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।